स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो टीडीसी पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्हें उम्मीद है कि वो उम्मीद क्या जो सभी पास करेंगे, ही सभी सेकंड पार्ट का एग्ज़ाम दिए 21-24 सेशन के, उनका सिलेबस मैं सोचा हूँ कि अभी तत्काल सिलेबस कम से कम डाल देता हूँ। फिर समय के साथ अगर अवसर मिला तो आगे भी कुछ मटेरियल डाल दिया करूँगा। तो ये पेपर 5 है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 से 1857। भारत का इतिहास 1757 से 1857 तक का पढ़ना है। पेपर 5 है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 to 1857। ओके, एम आई राइट? तो पहला जो सिलेबस है वो है इंडिया in the middle of the 18th century, forces of continuity and change। दूसरा जो पढ़ना है आपको, फाइनल विक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश इन बंगाल एंड द कर्नाटिक। तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अप टू 1857, वार एंड डिप्लोमेसी एज instruments of expansion, relationship with the Marathas, Mysore, Awadh, Central India, Punjab, Sindh, Burma, first phase। बर्मा फर्स्ट फेज, सभी का फर्स्ट फेज नहीं, सिर्फ बर्मा। चौथा है ग्रोथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौसी। पांचवा है इकोनॉमिक चेंजेस 1757 to 1857, ए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महालवारी। बी डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। छठा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंसिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजा राम मोहन राय। इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इंपीरियल रूल, ए पॉपुलर रेजिस्टेंस, बी रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेस एंड नेचर। तो ये है आपका पेपर 5 सिलेबस। इसमें जो कठिन शब्द अंग्रेजी के मुझे लगे हैं, मैं उसका हिंदी आप लोगों को बता दूंगा कल दूसरे वीडियो में। या गलती की मैंने साथ ही साथ मुझे सभी का हिंदी वर्ड बता ही देना चाहिए था। वैसे एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ये 18वीं सदी के मध्य में भारत को पढ़ना है। कौन सी शक्तियाँ थी जो हमें परिवर्तन और निरंतरता की ओर ले जा रही थी, मतलब परिवर्तित करने की कोशिश करने वाली शक्तियाँ और उस परिवर्तन को रोकने वाली शक्तियाँ, दोनों के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है फाइनल विक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल एंड कर्नाटक, मतलब बंगाल और कर्नाटक में अंग्रेजों का विजय, पूर्ण विजय पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अप टू 1857, वार एंड डिप्लोमेसी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेंशन, रिलेशनशिप विथ, ये पढ़ना है अप टू तक 1857 तक एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का 1857 तक विस्तार
1857 तक जो विस्तार हुआ उसके बारे में पढ़ना है। और युद्ध और डिप्लोमेसी, कूटनीति एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कूटनीति का किस तरह से, युद्ध और कूटनीति का अंग्रेजों ने किस तरह एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, ये पढ़ना। और रिलेशनशिप विथ मराठास, मतलब मराठा, मैसूर, अवध, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, सिंध और बर्मा के फर्स्ट फेज, मतलब इनके साथ अंग्रेजों का संबंध। फिर पढ़ना है ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, एपरेटस मतलब होता है शायद एपरेटस उपकरण, हाँ शायद उपकरण होता है, यंत्र। तो मतलब प्रशासनिक ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस मतलब शायद हुआ कि ग्रोथ ऑफ प्रशासनिक विकास, ग्रोथ, हाँ विकास कहा जाए, ग्रोथ के यंत्र। और उसमें पढ़ना है वारेन हेस्टिंग्स को, कॉर्नवालिस को पढ़ना है, बेंटिक को पढ़ना है, डलहौसी को पढ़ना है। फिर पढ़ना है इकोनॉमिक चेंजेस एपरेटस, मतलब मैं पूरा डिक्शनरी में देख के अभी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा 1 मिनट इसको पहले, अभी मूड पर आ चुका है तो अगर वो गलत होगा तो सही कर दूंगा एपरेटस का क्या होता है। तो इकोनॉमिक चेंजेस 1757 to 1857, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी भी ये क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंजेस 1757 से 1857 के मध्य में जो आर्थिक परिवर्तन हुए उनको पढ़ना है। लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन में के जो लगान लगता था, भूमि लगान, उसका सेटलमेंट, मतलब ज़मीन के जो बंदोबस्ती का सेटलमेंट होता था वो। और परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्ती, भूमि बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब भारतीय उद्योगों का डिक्लाइन माने नीचे जाना, नीचे की तरफ गिरना, अवनति भारतीय उद्योगों की अवनति। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। उसके बाद छठा हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंसिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजा राम मोहन। ये वर्ड जो है ना, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में, ये वर्ड मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम टकराया है, तो आई एम सॉरी, मैं इसका कुछ नहीं बता सकता, घसीट फसीट के मैं कैसे बता दूँ कि ये होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंसिया ना, ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं कहीं से देखूंगा, इसको खोजूंगा अच्छे से, उसके बाद बताऊंगा। इंट्रोडक्शन मतलब तो परिचय होता है, इंग्लिश एजुकेशन मतलब अंग्रेजी शिक्षा से परिचय, एंड द राइज ऑफ न्यू इंटेलिजेंसिया, इसका मैं नहीं जानता क्या होता है, विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के विशेष रेफरेंस देते हुए। अब ये क्या इंटेलिजेंसिया होता है, ये सब तो मैंने देखा नहीं। इंटेलिजेंसिया, इस शब्द, 2 शब्द दिक्कत दे रहे हैं मुझे। चलिए ठीक है, इसको भी अभी देख लेता हूँ मैं डिक्शनरी में, या गूगल कर लेता हूँ। हेलो गूगल, वेयर आर यू? इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इम्पेरियल रूल, भारतीयों का अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध। पहला ए पढ़ना है, पॉपुलर रेजिस्टेंस, मतलब जो प्रसिद्ध विद्रोह है वो। और दूसरा पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज नेचर, 1857 की क्रांति के क्या है, कॉजेज एंड नेचर, मतलब कारण और प्रकृति कैसे थे। तो मैं थोड़ा इस शब्द जी को
गूगल जी से पूछने का प्रयास करता हूँ, तो गूगल जी बताने की कृपा करेंगे। इंटेलिजेंसिया डिक्शनरी से देखना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, प्राचीन कालीन लोग हो ना, मगर क्या करूँ। इंटेलिजेंसिया मीनिंग, ये तो लगता है कि किसी दूसरे भाषा का शब्द है क्या है। बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलिजेंसिया मतलब बुद्धिजीवी वर्ग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंसिया। अच्छा, विथ स्पेशल डिफरेंस ऑफ राजा मोहन, मतलब इसका मतलब हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंसिया विथ स्पेशल डिफरेंस ऑफ राजा राम मोहन राय का परिचय देते हुए नए बुद्धिजीवी वर्गों का अंग्रेजी शिक्षा से परिचय। यही ना हुआ। जैसा हो यही होगा। और गलत हो तो सही लिख देना कोई कमेंट में कि नहीं इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब वो होता है। और आगे एक शब्द कौन था, एपरेटस मीन्स, हमारे तो इनके कान ही बेचारे के बहरे हो गए हैं। मेरे एक मोबाइल है वो बहरे हो गए हैं। डबल पी ए आर ए एस, उपकरण ही होता है। एपरेटस मीन्स उपकरण। देखो पढ़ने का यही फायदा होता है। 20 साल पहले मैंने पढ़ा होगा एपरेटस मीन्स, ये 10 साल पहले पढ़ा हूँ। 10 साल से तो अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं। 10 साल के बीच में अंग्रेजी से बहुत कम वास्ता में रहा है, मगर देखो अभी सामने आया तो मुझे याद आ गया। ये तो पढ़े होने का मतलब मैं एक चीज़ देखता हूँ, एग्ज़ाम में बच्चे, आप सभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट होने का एक मतलब होता है, इस बात को समझिए। और एक मतलब ग्रेजुएट बच्चे से कोई शिक्षक ये उम्मीद नहीं करता कि आप किसी भी पुस्तक, चाहे वो सॉल्व मतलब गेस पेपर हो या आपका टेक्स्ट बुक हो, कहीं का भी भाषा हूबहू उठा के आप लिख दे, ये शिक्षक कतई नहीं पसंद करता। वो एक ही आंसर बार बार पढ़ना नहीं चाहता है। आपको मार्क्स चाहिए, आप गेस पेपर से ही पढ़ें। मैं नहीं कहता कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, गेस पेपर से ही तैयारी करें, मगर वो पूरे गेस पेपर को रट करके लिख देना उसी तरह उसी भाषा में, ये प्रयास नहीं करें। आप प्रश्नों को समझें और उस विषय पर अपना विचार भी बनाएं। अपने विचार ठूंसे नहीं, वो करने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा, मगर यहाँ कम से कम आपको इतनी स्वतंत्रता है कि अपने विचार का संक्षेप में कहीं न कहीं जिक्र कर सकते हैं प्रश्न के अंदर। अब आपका अपना विचार बनाने का मतलब, इस ग्रेजुएट होने का एक मतलब यही होता है कि आप अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, स्वयं के निर्णय के लिए। किसी भी काल परिस्थिति, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी विषय में ग्रेजुएट हो रहे हैं, उस विषय के किसी भी खंड पर अपने विचार को व्यक्त करने की मतलब अब आपको आज़ादी मिल रही है। जैसे क ख ग घ सीखते हैं, तो अब हम क ख ग घ सीख गए तो क ख ग घ में अपने शब्द बोलने के लिए आज़ाद होते हैं कि हाँ कमल बोले या कलम बोले। तो उसी तरह से ग्रेजुएशन एक उच्च स्तरीय उपाधि है, और इस उपाधि को प्राप्त करने वाले छात्रों को इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि मुझे मेरे
अपने शब्दों में उत्तर देने में कोई समस्या हो, बिल्कुल नहीं। आपको अपने शब्दों में उत्तर देना चाहिए और बिल्कुल खुलकर देना चाहिए। हाँ, विषय वस्तु की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है उसी विषय, उसी बात को अपने शब्दों में कहेंगे। तो कभी भी आप गेस पेपर की भाषा कॉपी में हूबहू ना लिखें। गेस पेपर से प्रश्न को तैयार कर लें और उसे बार बार याद करके फिर से लिखें, स्वयं से लिखें। आपकी अपनी भाषा स्वयं तैयार हो जाएगी कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लिख पाएंगे उसे, और उसके बाद जो आप लिखेंगे उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और वीडियो तो लंबा बन गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।